स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स बाय पैशन में। और इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेक्शन ऑफ हेटेरोसिडेसिटी के बारे में कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं हेटेरोसिडेसिटी इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे मेथड्स बताने जा रहा हूँ जिसमें आप किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो इनफॉर्मल मेथड है हमारे पास, इनफॉर्मल मेथड, और दूसरा मेथड है हमारे पास एक फॉर्मल मेथड। ये दो मेथड्स हैं और इन दो मेथड्स के अंदर अंदर हम कैसे हेटेरोसिडेसिटी को हम डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनफॉर्मल मेथड की बात कर लेते हैं। इनफॉर्मल मेथड में आप देखने को मिलेगा कि हम ग्राफ की मदद से अ, इसको डिटेक्ट करेंगे। ग्राफ में हम कुछ पॉइंट्स जो कि हमें सैम्पल पॉइंट्स हैं उनकी मदद से हम उनके पैटर्न को देखकर हम हेटेरोसिडेसिटी का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे इनफॉर्मल मेथड में आती है, इनफॉर्मल मेथड के अंदर हमारा एक पहली मेथड है जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम कैसे देखेंगे कि किस तरीके से हमें हेटेरोसिडेसिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने मॉडल में जो सैंपल हम लगाएंगे उसका ग्राफ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हमारे पास एक वेरिएबल है और हमारा जो एरर टर्म है, रेसिडुअल एरर है, उसमें और इसमें हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में हम अपने पॉइंट्स लगाएंगे और पॉइंट्स किस तरह का पैटर्न हमें देते हैं उस हिसाब से हम देखेंगे कि हेटेरोसिडेसिटी प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम अगर देखें तो मान लीजिए हमारे पास कई सारे सैंपल्स हैं और उन सैंपल की मदद से हम अपने रेसिडुअल एरर और y1 की वैल्यू हम निकालते हैं। ओके, ये y की वैल्यू है और यहाँ पे ui स्क्वायर की वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच में जब हम पॉइंट रखते हैं तो अगर हमें कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इसको हम ए नंबर दे देते हैं। और सेकंड में सेम वही ui स्क्वायर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बना देता हूँ। ये सॉफ्टी डिज़ाइन में आपको मिलेगा और इस तरीके से पैटर्न मिले या फिर और देखते हैं जिसमें ये तीसरा पैटर्न है। और चौथा पैटर्न मैं आपको बताना हूँ जिसमें रेनबो स्टाइल पैटर्न है एक, है ना, एक रेनबो में। और पांचवा पॉइंट है जिसमें आपको एक ऐसा, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ पांच पैटर्न मैंने आपको दिखाए। जब ये पांच पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं तब हमें ग्राफ में तो हेटेरोसिडेसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से एक मेथड तो ये होगा कि हम ग्राफ की मदद से भी हेटेरोसिडेसिटी का पता लगा सकते हैं। और लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें सबसे पहले तो हम ए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ए पॉइंट में आपको एक कॉन्स्टेंटली बिहेवियर देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया दिखाया, तो इसमें आपको एक ऐसा कांस्टेंट पैटर्न दिखाई दिया आपको कि, तो इस तरीके में आप पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने में क्या मिल रहा है कि सबसे पहले पैटर्न में आपको कांस्टेंट बिहेवियर मिल रहा है, यानी कि कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको नो हेटेरोसिडेसिटी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको कोई भी हेटेरोसिडेसिटी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बनता है y और ui स्क्वायर के बीच में, है ना। सेकंड पैटर्न में देखें तो यहाँ पे कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ
पैटर्न बढ़ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट्स की भी ऊंचाई बढ़ती आ रही है जैसे जैसे ये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हेटेरोसेडेसिटी प्रेजेंट दिखाई देगी। तीसरे वाले में यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे भी हेटेरोसेडेसिटी दिखाई दे रही है कि रिलेशन है कि एक लीनियर रिलेशन हम कहते हैं, जैसे जब आपको कुछ ऐसे लकीर मिलती है, एक लाइन मिलती है तो इसको लीनियर रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में आपको क्वाड्रेटिक रिलेशन दिखाई देने को मिलेगा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक रिलेशन की तरह भी देखते हैं, जिसमें एक कर्व हमें मिलता है, एक कर्व हमें देखने को मिल जाए तो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और पाँचवें में भी हमें क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप में एक कर्व हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हेटेरोसेडेसिटी एक पता लगाने का तरीका है। लेकिन अगर हम वाई आई की जगह हम एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यानी कि एक्स को हम अपने एरर के साथ प्लॉट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से हम अब वाई आई के साथ ना करते हुए हम एक्स के साथ हम अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सेम पैटर्न, सेम वही सब कुछ रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ वाई की जगह एक्स आ जाएगा और यहाँ पे यू आई स्क्वायर, यानी कि रेसिडुअल एरर तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आ चुका है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मतलब क्या होता है, ये आपको अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट में कह सकते हैं कि आप टू रिग्रेशन मॉडल पर वीडियो बनाएं, तो मैं इसको उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसमें सभी डिटेल्स आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बारे में, और भी सभी डिटेल्स उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट ना करें। इसके बाद यहाँ पे सेम पैटर्न, वही 5 पैटर्न बनेंगे, लेकिन यहाँ पे बस एक्स और यू आई स्क्वायर चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हेटेरोसेडेसिटी है या नहीं है। ये तो हो गया हमारा ग्राफ वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे फॉर्मल मेथड्स के बारे में, है ना। फॉर्मल मेथड्स, तो फॉर्मल मेथड्स में आपको कुछ मेथड्स मैं बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक फार्मूले के ज़रिए आप हेटेरोसेडेसिटी का पता लगा सकते हैं। कुछ टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट का नाम है पार्क टेस्ट। सबसे पहले ना पार्क टेस्ट। तो पार्क टेस्ट किस तरीके से काम करता है, एक रिलेशन है जिसकी मदद से हम अपने हेटेरोसेडेसिटी को निकाल सकते हैं। तो पार्क फॉर्मलाइजेज द ग्राफिकल मेथड बाय सजेस्टिंग दैट सिग्मा आई स्क्वायर इज सम फंक्शन of the explanatory variable xi, the functional form he suggests. तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मैंने लिख के दी है, ये पार्क ने यहाँ पे सजेस्ट की थी कि उन्होंने कहा था पार्क फॉर्मलाइजेस द ग्राफिकल मेथड बाय सजेस्टिंग दैट सिग्मा आई स्क्वायर इज सम फंक्शन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल xi, द फंक्शनल फॉर्म ही सजेस्ट इज। ये फंक्शनल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख के दे दी। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, इसका हम लॉग लेंगे। लॉग लेने पे लॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा लॉन एक्स आई प्लस वी आई। ओके, वेयर वी आई इज द स्टोकास्टिक एरर टर्म, वी आई इज द stochastic error term. And now since sigma I square is generally not known, Park suggests using ui square as a proxy and running the following regression. यहाँ पर ln सिग्मा स्क्वायर को अल्फ़ा हमने मान लिया,
If beta turns out to be statistically significant, it would suggest that heteroscedasticity is present in the data. If it turns out to be insignificant, we may accept the assumption of homoscedasticity. तो यहाँ पे बस एक जो कि मैंने बताया कि बीटा, इफ़ बीटा आउट टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यहाँ पे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हेट्रोसेडेसिटी प्रेजेंट होगी डेटा में. इफ़ इट टर्न आउट टू बी इनसिग्निफिकेंट, वी मे एक्सेप्ट द टर्म ऑफ होमोसेडेसिटी. तो यहाँ तक आपको पार्क टेस्ट समझ में आया होगा. अगर आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं पार्क टेस्ट के लिए अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा. अगला टेस्ट है ग्लेजर टेस्ट. ग्लेजर टेस्ट तो मैं आपको कुछ लिखा रहा हूँ, प्लीज़ नोट करें, मैं बोल रहा हूँ. द ग्लेजर टेस्ट इज़ सिमिलर इन स्प्रेड टू द पार्क टेस्ट. After obtaining the residuals UI cap from the OLS regression, the Glaser suggests regressing the absolute values of UI cap on the X variable that is thought to be closely associated with sigma I square. In his experiments, Glaser uses the following functional forms. यहाँ पे मैं कुछ फॉर्म्स लिख रहा हूँ जो कि ग्लेजर ने यहाँ पे हमें दी थी. तो पहली है यू आई कैप बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस वी आई. दूसरी यू आई कैप बीटा 1 बीटा 2 रूट एक्स आई प्लस वी आई. यहाँ पे 6 फॉर्म्स आपको मैंने लिख कर दी, आप इनको नोट कर लें. और यहाँ पे वी आई एक एरर टर्म है, वेयर वी आई इज़ द एरर टर्म. Again, as an empirical or practical matter, one may use the Glaser approach, but Goldfeld and Quadrant point out the error term Vi has some problem in that its expected value is non-zero, it is serially correlated, and ironically is a heteroscedastic. An additional difficulty with the Glaser method is that such as UI cap बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस वी आई एंड यू आई कैप बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर प्लस वी आई. ये आपको फिफ्थ और सिक्स को इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी हैं. ये फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन में देखिए, मैंने जो बोला मैं इसको समझा देता हूँ दोबारा से कि सबसे पहले तो ग्लेजर टेस्ट कैसे हुआ. ग्लेजर टेस्ट जो थे वो पार्क टेस्ट से उन्होंने कुछ मतलब उनसे प्रेरणा लेके, एक तरीके से पार्क टेस्ट से प्रेरणा लेके उन्होंने एक अपना खुद का टेस्ट बनाया. और उन्होंने क्या किया कि यू आई यानी कि रेसिड्यूल का ओ एल एस रिग्रेस करके उन्होंने कई सारी इक्वेशंस निकाली जो हमने लिखी थी अभी. तो 6 इक्वेशंस उन्होंने लिखी और 6 इक्वेशंस में उन्होंने वी आई टर्म लिखा था. अब यहाँ पे
प्रैक्टिकल मैटर अगर देखें तो गोल्डफेल्ड और क्वाड्रेंट नाम के दो साइंटिस्ट स्टैटिस्टिशियंस थे। उन्हें कुछ प्रॉब्लम नज़र आई और उन्होंने उस प्रॉब्लम को बताया भी कि ये आपस में सीरियली कोरिलेटेड है और नॉन ज़ीरो भी। तो इस तरीके से ये हेटेरोस्केडास्टिक है। तो अब उन्होंने एक और एडिशनल डिफ़िकल्टी भी बताई ग्लेजर मेथड में, जो कि 5वीं और 6वीं इक्वेशन में आपको देखने की मिलेगी। और ये दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या हैं, नॉन लीनियर हैं इन पैरामीटर्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद द ओएलएस प्रोसीजर। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं नॉन लीनियर हैं और ओएलएस से एस्टिमेट नहीं की जा सकती। इस वजह से उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और Glaser has found that for large samples, the first four of the preceding models give generally satisfactory results in detecting heteroscedasticity. ग्लेशियर ने ये देखा कि जो शुरू की 4 इक्वेशंस थी उनकी मदद से बिल्कुल करेक्ट आंसर्स निकल रहे थे, लेकिन बाकी दो जो थी उनसे उनको करेक्ट आंसर नहीं मिल रहे। As a practical matter, therefore, the Glaser technique may be used for large samples and may be used in small samples strictly as a qualitative device to learn something about heteroscedasticity. तो यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिला कि ग्लेशियर्स टेस्ट बड़े लार्ज सैम्पल्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, छोटे सैम्पल्स को अप्लाई करने के लिए हमें थोड़ी कठिनाई का सामना देखने को मिलेगा। इसके बाद हम थर्ड मेथड, जो कि काफ़ी सिंपल मेथड है, जिसका नाम है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, यहाँ मैं कुछ एक फार्मूला लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 - 6 ब्रैकेट 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर -1। ओके, तो ये जो है स्पेयर्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो मैंने आपको लिख के दिखाया। और यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं वेयर डी इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन द रैंक्स असाइन टू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ith इंडिविजुअल और phenomenon, and n is equal to number of individuals or phenomenon ranked. The preceding rank correlation coefficient can be used to detect heteroscedasticity as follows. अब यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा जो मैंने बोला, यहाँ पे वेयर लिख के आप डी आई इज़ इक्वल टू और एन इज़ इक्वल टू लिख लिया होगा आपने। यहाँ पे मैं आपको अब स्पेयरमैन कोरिलेशन की मेथड क्या है वो लिखते हैं। तो एज्यूम करेंगे हम एक 2 वेरिएबल मॉडल वाई आई इज़ इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस यू आई। स्टेप वन में हमें क्या करना है कि फिट द रिग्रेशन टू द डेटा ऑन y and x and obtain the residual ui. Fit the data, fit the regression to the data on y and x and obtain the residual ui. तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा, इग्नोर साइन ऑफ यू आई। कैसा भी हो, प्लस माइनस इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इग्नोर करना है इसको। अगर माइनस में आए तो हमें इसका क्या करना है, मॉड कर देना है।
ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर हमें रैंक कराना है, रैंक बोथ। ओके, अब यहाँ तक आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, एज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन रैंक कोएफिशिएंट, एज्यूमिंग दैट द population rank correlation coefficient rho s is 0 and n is greater than 8. The significance of can be tested by t-test as follows. यहाँ पर हमें टी टेस्ट का यूज़ करना है। टी इज़ इक्वल टू आर एस रूट एन माइनस 2 एंड 1 माइनस आर स्क्वायर आर एस स्क्वायर, where degree of freedom is n minus 2. If the computed t value exceeds the critical t value, computed t value exceed the critical t value, we may accept the hypothesis of heteroscedasticity. हमारी कंप्यूटेड टी वैल्यू अगर क्रिटिकल टी वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है तो हम यहाँ पे हेट्रोसेडास्टिसिटी एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर उल्टा इसका होता है, अगर छोटा आ जाती है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन यूज़ करते हैं, जिसमें हम टी टेस्ट का भी यूज़ करते हैं। और टी टेस्ट के अंदर जो कि आर एस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन जो कि मैंने शुरुआत में आपको फॉर्मूला लिखा था वो था। तो उसकी मदद से हम उसको निकालेंगे सबसे पहले रैंक कोरिलेशन को, और फिर उसके बाद टी में रख कर हम अपना हाइपोथेसिस देखेंगे कि ये है कैसा है कि नहीं है। अब इसके बाद हम अगले मेथड जिसका नाम है गोल्डफेल्ड और क्वाड्रेंट टेस्ट। तो ये दोनों वही हैं जो ग्लेसर के टेस्ट को इन्होंने कमियां निकाली थी। ग्लेसर टेस्ट में इन्होंने कमियां निकाल कर उसको टेस्ट को ये बोला था कि 5th और 6th पॉइंट में कमी है, लार्ज सैंपल के लिए अच्छा है, स्मॉल सैंपल्स के लिए अच्छा नहीं है ग्लेसर टेस्ट। अब इन्होंने क्या किया है उस मेथड के बारे में देखते हैं। तो इनका जो मेथड है सबसे अच्छा मेथड है, ऐसा इस मेथड के हिसाब से लगता है। तो इन्होंने और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला भी मेथड है। तो इन्होंने किया क्या कि हम ये देखते हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल मॉडल देखेंगे फिर से इसमें। तो 2 वेरिएबल मॉडल ही लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान होता है काम करने में। वाई आई इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। और यहाँ उन्होंने एक रिलेशन दिया है जो कि मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर। ये कुछ रिलेशन जो है आपको पार्क टेस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो पार्क टेस्ट में भी ये कुछ ऐसा ही रिलेशन पार्क ने हमें बताया था, और लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वेयर सिग्मा स्क्वायर इज़ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर की। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सिग्मा स्क्वायर इज़ प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्स वेरिएबल। सिग्मा आई स्क्वायर इज़ प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्स वेरिएबल। एंड यहाँ पे अब हम इसके बारे में
स्टेप्स जानेंगे किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। स्टेप 1 में देखेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा कि ऑर्डर और रैंक द ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आई बिगनिंग विद द लोएस्ट एक्स वैल्यू। तो हमें पहला काम क्या है कि हमें ऑर्डर से जमाना है, ऑर्डर रैंक ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टू द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज़ को हम ऊपर से नीचे तक एक असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको जमाएंगे। सबसे पहली वैल्यू सबसे पहले आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बाद में आएगी। तो पहला तो स्टेप हो गया हमारे ये। दूसरा स्टेप क्या करना है हमें, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ओमिट करेंगे, ओमिट सी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। अब हम जमाने के बाद जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे तो सबसे बीच के टर्म को ओमिट कर देंगे। where C is a priori and divide the remaining n minus c observations into two groups, each of n minus c upon 2 observations। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्वेशंस को जमाया था, दूसरे में हमने सेंट्रल टर्म को हमने हटा दिया और हटाने के बाद जो बाकी टर्म्स बचे बीच वाले को हटाने के बाद, यानी कि उन्हें हम n माइनस सी टर्म कहेंगे, जो बाकी जो बचे हैं टर्म्स उनको हमें दो ग्रुप में बांटना है और उन दो ग्रुप को हम n माइनस सी अपॉन 2 ऑब्जर्वेशंस बचेंगे। फिर तीसरा स्टेप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें OLS फिट करना है। फिट OLS टू द फर्स्ट n माइनस सी अपॉन 2 ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें OLS रिग्रेशन यहाँ पे फिट करना है एंड सिमिलरली हम इस लास्ट n माइनस सी अपॉन 2 ऑब्जर्वेशंस में भी फिट करेंगे और हम ऑब्टेन करेंगे RSS रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर RSS1 कहते हैं इसको शॉर्ट में। जो RSS1 यानी कि जो फर्स्ट n-2 टर्म थे उनके लिए, और दूसरा RSS2 जो कि दूसरे टर्म के लिए यहाँ पे हमें मिलेंगे। अब यहाँ हम क्या देखा हमने कि RSS1 रिप्रेजेंटिंग द RSS फ्रॉम द रिग्रेशन करेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर XI वैल्यूज़। यहाँ हमें RSS1 जो कि हमने निकाला था वो हमें शुरू की वैल्यूज़ में निकाला था और शुरू की वैल्यू क्या थी, छोटी थी, और बाकी बाद की जो वैल्यूज़ थी वो बड़ी थी। तो बड़ी वैल्यू होने के वजह से हमें पहले वाले जो वैल्यूज़ हैं उनमें वेरिएंस कम मिलेगा और बाद के वैल्यू वाले में हमें लार्जर वेरिएंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे n माइनस सी अपॉन 2 माइनस के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। वेयर के इज़ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। यहाँ पे आप लिख लीजिए वेयर के इज़ इक्वल टू
इज़ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। हमें कितने पैरामीटर एस्टिमेटेड करने हैं उतने यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, वो फोर्थ स्टेप, ये जो कि लास्ट स्टेप है। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, रेशो कंप्यूट करेंगे। रेशो लैम्डा इज इक्वल टू RSS1 RSS2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन RSS1 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यहाँ पे हमने लैम्डा रेशो फाइंड किया। If an application the computed lambda is greater than the critical f at the chosen level of significance, we can reject the hypothesis of homoscedasticity. That is, we can say the heteroscedasticity is very likely. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे क्रिटिकल एफ से बड़ी आ जाए, क्रिटिकल एफ से हमारे क्या है वो बड़ी आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे मॉडल में हेट्रोसिजैसिटी है। तो बस इतना सा ही आपको समझ में आया होगा इस मेथड में कि किस तरीके से हम गोल्डफेल्ड क्वाड्रेंट मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें एक और मेथड जिसका नाम है ब्रिस्ट पैगन गॉटफ्रे टेस्ट। तो ये एक और मेथड है जिसका नाम है ब्रिस्ट पैगन गॉटफ्रे टेस्ट। और ये 3 साइंटिस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने मिलके बनाया है और इसका शॉर्ट फॉर्म है BPG टेस्ट। इसको हम BPG टेस्ट भी कहते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे हेट्रोसिडैसिटी को डिटेक्ट करने में मदद करता है और कैसे ये बाकी टेस्ट से अच्छा है। तो हमने पिछले बार इससे पहले हमने पढ़ा था गोल्डफेल्ड क्वाड्रेंट टेस्ट, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट है, कोई कमी नहीं थी, उस काफ़ी पॉपुलर मेथड है यूज़ करने में। तो सक्सेस ऑफ गोल्डफेल्ड क्वाड्रेंट टेस्ट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ C but also on identifying the correct x variable with which to order the observations. This limitation of this test can be avoided if we consider the Bridge-Pagan-Gottfried test. तो ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने बोला कि काफ़ी सक्सेस हुआ गोल्डफेल्ड क्वाड्रेंट टेस्ट, जिसमें हमने केवल C वैल्यू को ना हटाते हुए हमने आइडेंटिफाई भी किया करेक्ट x वेरिएबल को जो कि हमें ऑर्डर करना चाहिए। तो इस लिमिटेशन को अवॉइड करते हुए हमने एक नया टेस्ट ब्रिस्ट पैगन टेस्ट, जिसमें हम इस मॉडल को जानने के लिए हम K वेरिएबल मॉडल लेंगे और यहाँ पे 2 वेरिएबल मॉडल हमने पहले यूज़ करे हुए हैं। अब K वेरिएबल में yi β1 β2 x2i प्लस बीटा के xki plus ui. Assume that the error variance sigma I square is described as sigma I square f alpha 1 alpha 2 z2i plus alpha m z mi। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर is some function of the non-stochastic z variables. Some or all of the x's can serve as z. Specifically assume that sigma I square is equal to alpha 1 plus alpha 2 z2i s dash plus alpha m zmi.
सिग्मा स्क्वायर इज अ लीनियर फंक्शन, सिग्मा स्क्वायर इज अ लीनियर फंक्शन of z if alpha 2 alpha 3 और अल्फ़ा m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वेशन से आप देख सकते हैं अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m की जगह अगर ज़ीरो रख दिया जाए तो सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, हमें केवल ये बचेगा जो कि यह एक लीनियर इक्वेशन दिखाता है। और ये हमें एक होमोसेडास्टिक कंडीशन भी हमको देखने को मिलेगा। अब हम एक्चुअल प्रोसीजर के बारे में हम बढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, OLS मेथड लगाना है, अप्लाई OLS एंड ऑब्टेन रेसिडुअल्स, ऑब्टेन रेसिडुअल्स U1 कैप, U2 कैप एंड UN कैप। ओके, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसका सिग्मा स्क्वायर निकालना है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा UI स्क्वायर अपॉन n। एंड थर्ड स्टेप में आपको यह करना है, PI की वैल्यू निकालना है। PI इज इक्वल टू सिग्मा UI, सॉरी सिग्मा नहीं आएगा यहाँ पे, UI स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट में यहाँ हम क्या करेंगे, रिग्रेस करेंगे, रिग्रेस PI thus constructed on the Z as PI is equal to alpha 1 plus alpha 2 Z2I plus alpha m ZMI plus VI, where VI is the residual term of regression। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे हम निकालेंगे ऑब्टेन द ESS, यानी कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन, जो कि मैंने सबसे जस्ट अभी लिखी थी हमने, ऑब्टेन द एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, ये हम निकालेंगे 1/2 ESS। और लास्टली हम देखेंगे कि एरर जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और हमारी कंप्यूटेड जो वैल्यू है, अगर क्रिटिकल काय स्क्वायर वैल्यू से बड़ी आ जाती है तो हमें होमोसेडास्टिसिटी रिजेक्ट करना है और हेट्रोसेडास्टिसिटी को एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, तो बस सिंपल सा है। यहाँ पे ये बड़ा आ चुका है, हमारा जो कंप्यूटेड वैल्यू है एक काय स्क्वायर की वैल्यू है जो कि क्रिटिकल काय स्क्वायर से बड़ी आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि इसमें हेट्रोसेडास्टिसिटी प्रेजेंट है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वाइड जनरल हेट्रोसेडास्टिसिटी टेस्ट, जो कि अगला टेस्ट है। इसमें ये छठवां टेस्ट है हम जो अब पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 टेस्ट जो कि फॉर्मल मेथड्स में हमने पढ़े, जिनमें से लास्ट यही है वाइड हेट्रोसेडास्टिसिटी टेस्ट। हेटेरोसेडास, एक तो यार इसकी स्पेलिंग इतनी बड़ी है, बोलते बोलते थक जाए आदमी। वाइड हेट्रोसेडास्टिसिटी टेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था, अभी इससे पहले हमने गोल्डफेल्ड क्वाड्रेंट टेस्ट देखा।
गोल्डफेल्ड क्वाड्रेंट टेस्ट और उसके बाद बीपीजी टेस्ट। गोल्डफेल्ड क्वाड्रेंट टेस्ट में हमने देखा कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर रहे थे। अरेंज करते हुए हम फिर उनका जो भी मेथड था वह वीडियो में देखा ही होगा आपने। उसके बाद बीपीजी टेस्ट जिसमें कि हमने ओएलएस मेथड का यूज़ करके एरर टर्म को निकाला, ईएसएस को, और फिर हमने अपना काई स्क्वायर से कंपैरिजन करके हमने अपना हेटेरोसेडेस्टिसिटी टेस्ट किया। इसके बाद हमने अब वाइट जनरल की बारी है। वाइट जनरल में देखते हैं क्या होता है। तो वाइट जनरल में हम थ्री वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल हम यहाँ पे देखेंगे। और थ्री वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाई आई बीटा 1 बीटा 2 x2 आई बीटा 3 s3 आई प्लस यू आई। ओके, यहाँ पे आपको अब तो मॉडल भी लिखना आ रहे होंगे कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 2 की जगह x2 आई, बीटा 3 की जगह s3 और लास्ट में एरर टर्म यू आई। अब इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले ओएलएस मेथड लगाना है। ओएलएस मेथड लगाने के बाद हमें ऑब्टेन क्या करना है, एरर टर्म यू आई। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, ओएलएस लगाना है। ओएलएस लगाने के बाद उसमें क्या करना है, एरर टर्म निकालना है यू आई। फर्स्ट समझ में आ गया। दूसरा क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी रिग्रेशन को रन कराना है। तो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वी रन द ऑक्सिलरी रिग्रेशन। ऑक्सिलरी रिग्रेशन कैसे रन कराएंगे, यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 आई, अल्फ़ा 3 x3 आई, अल्फ़ा 4 x2 आई स्क्वायर, अल्फ़ा 5 x3 आई स्क्वायर, अल्फ़ा 6 x2 आई x3 आई प्लस वी आई। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टेप में यहाँ पे हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में, इससे पहले थर्ड स्टेप में देखें अपन कि हमें सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, आर स्क्वायर निकालना था। ऑब्टेन आर स्क्वायर फ्रॉम दिस रिग्रेशन। ओके, ऑब्टेन करना है सेकंड टर्म में आर स्क्वायर। थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप में हमें निकालना है एन आर स्क्वायर। तो एन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने हमारे पास सैंपल साइज है वो है, और आर स्क्वायर जो कि हमने निकाला था वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में हमारे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि हमारे पास 5 रिग्रेसर्स है ऑक्सिलरी रिग्रेशन में। तो इस तरीके से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। स्टेप 4 यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें ये देखना है कि हमारे जो काई स्क्वायर की वैल्यू है जो हमने निकालेंगे एन आर स्क्वायर, ये हमारी जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे क्रिटिकल रीजन से कितनी बड़ी कितनी छोटी है ये देखना है हमें। अगर ये बड़ी आ जाती है तो हमारा हेटेरोसेडेस्टिसिटी है, ये क्रिटिकल का स्क्वायर है, ये ऑब्जर्व्ड है ना। तो ये अगर इससे बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब हेटेरोसेडेस्टिसिटी प्रेजेंट है। अगर नहीं आती है तो हमें लिख देंगे देयर इज़ नो हेटेरोसेडेस्टिसिटी, है ना। तो बस इतना मेथड था वाइट हेटेरोसेडेस्टिसिटी का। अच्छा है आपको समझ में आया हो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी मैं और वीडियो कई सारी लाता रहूँगा। अगर आप और चाहते हैं वीडियो तो प्लीज़ यार कमेंट करो यार।